हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम आईटीआर को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। और जो मेरे पास 16 फॉर्म है वो डिफेंस पर्सन का है, यानी कि वो मेरा ही है। तो मैं मेरे ही 16 फॉर्म के ऊपर आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक इवेंट, हर एक कॉलम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। काफ़ी लोगों ने मेरे 2 वीडियो मैंने पहले भी डाले थे, उनके ऊपर कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं अभी कोशिश करूँगा कि आवाज़ भी बिल्कुल आपको क्लियरली सुने और जो वीडियो में जो बिल्कुल क्लियरली से आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम फील कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र को आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए। मैं मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से थोड़ा सा बनाने में आसानी होती है वीडियो बनाने में। बाकी लैपटॉप में भी आप फील कर सकते हैं। तो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड ओपन कर लिया। इसमें सर्च बार में मैं टाइप करूँगा ITR लॉगिन और इसको सर्च कर दूँगा। सर्च करने के बाद में आपको जो फर्स्ट में ई फिलिंग होम पेज है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड में आपको अपना यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर डाल देना है और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको डाल देना है। तो मैंने यूज़र आईडी भी डाल दी और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो दोस्तों मैं अभी जो इनकम टैक्स का जो पेज है उसके ऊपर लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ के ऊपर जैसे ही होम पेज पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फाइल नाउ। इसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है या आपके पेज के ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ ई फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पर 2022-23 सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद में आपके सामने 2 तरीके के पेज 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रिज्यूम फिलिंग, सेकंड नंबर लिखा आ रहा है स्टार्ट न्यू फिलिंग। तो अगर आपने पहले से फिल किया है कुछ उसमें फिल करके सेव कर दिया है, सेव ड्राफ्ट किया है, तो आप यहाँ से उसको दोबारा से उसमें जो भी आपको करेक्शन करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी न्यू आपको शुरुआत से दिखाऊंगा। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद में आपके सामने पूछ रहा है कि तो इसमें आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ आने के बाद में ITR का फॉर्म, तो जो सैलरी पर्सन होता है उसके लिए ITR 1 होता है। इसको ITR 1 सिलेक्ट करके ITR प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप ITR क्यों भरना चाह रहे हैं, तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आपका सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसको एक स्टेप बाय स्टेप है इसको क्लियर करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करेंगे और इसको पूरा चेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में नाम है, कॉन्टैक्ट है,
इसमें जो नीचे लिखा हुआ है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप इसमें अगर पब्लिक है या सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे तो फील्ड्स ये 139(1) इसमें वॉइड डिफ़ॉल्ट इसमें सिलेक्टेड है कि हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115, तो इसमें आप इस कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओल्ड वाला या न्यू वाला। तो मेरे हिसाब से बेहतर है ओल्ड वाला, बाकी आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, सबसे अच्छा है वो ओल्ड वाला ही है जिसमें हमें ज़्यादा एग्जाम्शन मिलती हैं, ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये जो होता है 10 लाख से नीचे वालों के लिए इसी में फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसमें इसको नो करके आगे बढ़ जाते हैं। नीचे इसमें बैंक डिटेल्स है, तो बैंक ने अगर आपने बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं कर रखा है तो इसमें आपको यहाँ पर भी कोई भी बैंक अकाउंट शो नहीं करेगा, तो आप ऐड अनदर पर जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं और इसमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, वो प्री वैलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं नीचे जाके कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से हमने उसको कंफर्म करने के बाद में आपके सामने दोबारा से ये पेज ओपन हो जाता है। तो हमने एक स्टेप को पार कर लिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कन्फर्म, यानी कि हमने एक स्टेप को पार कर लिया। अभी सेकंड जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसको हम ओपन करेंगे। तो हम जब इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो अपने पास एक 16 फॉर्म होना चाहिए, और अगर मैं ये वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्शन की लिस्ट भी डाल दिया हूँ ताकि आपका कोई भी अलाउंसेज है वो छूट ना पाए, आप उससे चेक कर लीजिए, अपने 16 फॉर्म को मिला लीजिए। अगर 16 फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं और क्या वो अलाउंसेज एग्जाम्प्टेड तो नहीं है, या कुछ परसेंटेज तो एग्जाम्प्ट नहीं है, फुली एग्जाम्प्टेड है। तो वो मैं एक लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो PDF फाइल है, तो उससे आप अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो स्किप द क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यस कर देना है। अभी देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला, तो यहाँ पे जाना है, इसके सामने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आ जाता है ग्रोस सैलरी, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो आपको मैं भी 16 फॉर्म, अब आप अपने सामने 16 फॉर्म को रख लीजिए ताकि उसमें जो भी ग्रोस सैलरी है उस अमाउंट को हमें इस वाले कॉलम में डालना है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). इस वाले ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर हमें उस अमाउंट को डालना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 16 फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा 16 फॉर्म है, इसके अंदर से आपको ग्रोस सैलरी को उठा लेना है। ये 16 फॉर्म है, ये मेरा NDRF से है। तो मतलब हर डिपार्टमेंट के 16 फॉर्म वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, यानी कि उसमें जो अमाउंट होता है, जो कॉलम दर्शाए जाते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ग्रोस सैलरी, तो इसमें मेरी ग्रोस सैलरी वो 10,52,710 रुपये है। तो मैं इस कॉलम को उठा लूँगा। अब इस कॉलम को उठाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे CRPF का होता है तो उसके अंदर ग्रोस सैलरी यहीं लिखी रहती है, उसी अमाउंट को उठाना है। नीचे भी उसमें ग्रांड टोटल करके भी उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है उस अमाउंट को ऐड करके दिखा दी जाती है, तो उस अमाउंट को नहीं रखना है। ग्रोस सैलरी का मतलब है कि आपने अपनी अकाउंट के अंदर कितनी सैलरी ली है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, वो नेट सैलरी हो जाती है। लेकिन उसके अंदर हम DCPS का अमाउंट है या अदर कोई डिडक्शन होती हैं गवर्नमेंट की, उनको ऐड कर दिया जाए तो ग्रोस सैलरी में
शामिल हो जाती हैं। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब आपकी जो सैलरी स्लिप होगी उसके अंदर जितना अमाउंट होता है हर महीने का, तो उसको 12 महीने के तक का ऐड कर लें, टोटल कैलकुलेट कर लें तो ग्रॉस सैलरी मानी जाती है। तो हमें ग्रॉस के अंदर जो भी आपने जो इस 16 फॉरम के अंदर दिखाया जाता है, कई कई 16 फॉरम में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो DCPS यानी कि जो आपका पैसा कटता है, एक तो आप अपनी सैलरी से कटवाते हैं वो अमाउंट हो गया जो कि अपना 10% कटता है। इसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है 14%, तो उस अमाउंट को ऐड करके दिखा दिया जाता है। तो आप वो एक बार चेक कर लें, अगर वो ऐड किया गया है तो उसको आप अपनी ग्रोथ से माइनस करके उस अमाउंट को ग्रोथ सैलरी में डालें, ताकि आपका अमाउंट है वो ज़्यादा ना बढ़े। नहीं तो ऑलरेडी आपने अपने अमाउंट को बढ़ा दिया है तो आप एग्जाम्शन लेंगे तो भी आपका टैक्स है वो कम एग्जाम्प्ट हो पाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो ग्रोस सैलरी का जो अमाउंट है वो 10,52,710 रुपये है। तो मैं इस अमाउंट को यहाँ से उठाऊँगा और 10,52,710 रुपये को इस वाले कॉलम में डाल दूँगा। तो आप एक एक स्टेप को देखते जाइए ताकि आपके हर कॉलम समझ में आ जाए। 10,52,810, 10,52,710 रुपये। तो ये अमाउंट डालने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर नीचे लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस में आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर ये लागू होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी जो बी है, ये वाला कॉलम है, अगर ये लागू होता है तो आप अपने 16 फॉरम से उस अमाउंट को देख लीजिए, उस अमाउंट को यहाँ पे डाल दीजिए। फिर नीचे है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), अगर ये भी लागू होता है तो इस अमाउंट को भी आप डाल सकते हैं अपने 16 फॉरम से। तो ये चीज़ें मेरे पे लागू है नहीं, तो मैं सीधा नीचे लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट अलाउंस में आता हूँ तो सबसे पहले आप अपने एक डायरी में सबसे पहले ही नोट कर लीजिए कि कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो मेरे को मिले हैं और जो एग्जाम्प्ट है वो मेरे PDF फाइल में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, उससे आप मिलान कर लीजिए, उससे चेक कर लीजिए। तो मैं 16 फॉरम के अनुसार चल रहा हूँ, तो 16 फॉरम को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें मैं देख लेता हूँ जो 2 नंबर कॉलम है, आप देख सकते हो इसमें ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर, तो इसमें देख सकते हैं इसमें ड्रेस अलाउंस दिखाया गया है, 10,000 रुपये की एग्जाम्शन है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी एग्जाम्शन है, ड्रेस अलाउंस है, उसको हम कौन से सेक्शन में दिखाएंगे, जो अंडर सेक्शन 10 की कौन सी सेक्शन के अंदर उसको दिखाएंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं PDF फाइल ओपन कर रहा हूं उसमें आपको दिखा देता हूं कि कौन सी सेक्शन में आता है। तो ये मैंने PDF फाइल ओपन कर ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं 29 नंबर कॉलम में लिखा हुआ यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये अलाउंस अंडर सेक्शन 10 की 14(1) के अंदर आता है। तो इसको हमें क्या करना है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जो ये पहले से जो दिखा रहा है, इतने कॉलम शो कर रहा है, इनको आपको डिलीट कर देना है। आपको जितनी आवश्यकता है उतने ही कॉलम को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, तो यहाँ पर जो मैंने PDF फाइल से चेक किया था तो उसमें अंडर सेक्शन 10 की 14 की 1 है। तो इसमें से मैं 14 की 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इसके ऊपर टैप करना है, यहाँ नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 अंडर सेक्शन 10 14(1) आ गई। यहाँ इसको सिलेक्ट करना है और इसके सामने 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस का जो अमाउंट था उसको हमें डाल देना है। तो मैं इसमें 10,000 रुपये डाल दिया हूँ। इसके बाद में आपको नीचे जाना है, सेकंड नंबर अपने 16 फॉर्म को दोबारा खोल लेना है। इसमें दिखा रहा है HRA। तो
तो HRA अगर है आप वाले में तो आप HRA का कॉलम भी देख सकते हैं। तो HRA का कॉलम कौन सा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो HRA के लिए इसको मैं स्क्रॉल अप करके आपको दिखाता हूँ। 13 नंबर कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला कॉलम। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 10 की 13A के अंदर आप इस अमाउंट को दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको वही कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे में तो HRA 0 है तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगा। उसके बाद में रिकवरी अगर है तो रिकवरी का मैं आपको बता देता हूँ कि रिकवरी के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे जाना है एनी अदर पे। यहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है रिकवरी, और जो इसके सामने जो कॉलम है इसके अंदर जितना भी आपका रिकवरी का अमाउंट है वो अमाउंट आपको इसमें डाल देना है। मेरे 16 फॉर्म के अंदर 0 अमाउंट है, लेकिन अगर आपके 16 फॉर्म के अंदर हो तो आपको इस तरीके से रिकवरी अमाउंट को दिखा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड देख लेते हैं कि क्या अमाउंट है ऐसा। तो इसके अंदर है CA और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट। तो CA और हॉस्टल सब्सिडी का सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पशन बता देता हूँ कि CA के अंदर आपको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पूरे साल भर के 1200 रुपये एग्जाम्प्ट हैं एक बच्चे पर, और हॉस्टल सब्सिडी के अंदर आपको 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे पर पूरे साल भर के 3600 रुपये एग्जाम्पशन मिलता है। यानी कि 2 बच्चों पे 7200 रुपये हॉस्टल सब्सिडी के, और CA में 2 बच्चों के ऊपर 2400 रुपये आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। अब बात आ जाती है कि इसको हम दिखाएं कहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर कॉलम जो है इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये अंडर सेक्शन 10 की 14(2) के अंदर आता है। तो इसको इस कॉलम के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है नीचे। स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन अप करेंगे तो ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 10(14)(2). इसको सेलेक्ट करना है और इसके सामने जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं 16 फॉर्म के अंदर। तो 16 फॉर्म के अंदर जो मेरे जितने अंडर सेक्शन 10 के जो भी अमाउंट थे वो सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी आपके केस में कुछ अमाउंट ऐसे होंगे जो कि 16 फॉर्म में नहीं दिखाए जाते। जैसे कि बता देता हूँ, डिफेंस पर्सन के लिए बता देता हूँ। जैसे रिस्क अलाउंस होता, बार बार में से पूछ भी रहे हैं कमेंट में कि सर रिस्क अलाउंस एग्जाम्प्ट है या नहीं है, कोबरा अलाउंस एग्जाम्प्ट है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि रिस्क अलाउंस और कोबरा अलाउंस एग्जाम्प्टेड हैं 4200 रुपये पर मंथ, यानी कि एक साल के 50,400 रुपये आपको एग्जाम्पशन मिलता है। अब इसमें कई पूछ रहे हैं कि सर मेरे को तो 9700 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है, तो क्या मेरे को 4200 रुपये एग्जाम्पशन मिलेगी? हाँ बिल्कुल भाई, आपको 4200 रुपये की एग्जाम्पशन मिलेगी। आपको 17,300 मिलता है तो भी 4200 रुपये ही एग्जाम्प्ट ले सकते हो, और अगर आपको 9700 रुपये मिलता है तो भी आप 4200 रुपये, लेकिन रिस्क अलाउंस होना चाहिए। रिस्क अलाउंस के नाम से आपका अमाउंट आना चाहिए। तो इसे आपको क्लियर हो गया कितना अमाउंट एग्जाम्पशन है। अब रही बात कि इसको हम किस कॉलम के अंदर दिखाएंगे। तो ये PDF फाइल को मैं ओपन कर लिया हूँ। इसमें आपको नीचे नीचे आना है और इसमें आप देख सकते हैं 24 नंबर कॉलम है, उसको देखें आप। ये वाला कॉलम है, इस कॉलम में देख सकते हैं हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, इस नाम के कॉलम आता है और इसकी सेक्शन आती है अंडर सेक्शन 10(14)(2). यानी जिस कॉलम में हम CA दिखा रहे थे उसी कॉलम में ये अमाउंट भी आता है। तो आपको क्या करना है कि उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एनी अदर इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर क्या करना है कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अंडर सेक्शन 10(14)(2) के अंदर तो CA और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट ही बताया था, और अभी इसी कॉलम के अंदर आपको कोबरा अलाउंस और रिस्क अलाउंस का अमाउंट ही बता दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रिस्क अलाउंस जैसे कोबरा अलाउंस आपका 50,400 रुपये है
उसको प्लस आपका जो भी इस कॉलम से संबंधित है, जैसे आपका सी हो गया, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, उन सबको आप एक साथ ऐड कर दीजिए और यहाँ पर उस कॉलम वाले अमाउंट को डाल दीजिए। तो जो रिस्क अलाउंस और कोबरा अलाउंस होता है उसके बारे में आपको 16 फॉरम में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता है कि ये एग्जेम्प्टेड है। ये आपको खुद से अपने दिमाग को उसमें याद रखना है ताकि उस अमाउंट को भूल ना जाए। तो मैं यहाँ पर 50,400 रुपये का अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद में 16 फॉरम के तो सभी अमाउंट लगभग कवर हो गए थे अंडर सेक्शन 10 के, लेकिन हम इस PDF फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसमें ऐसा कोई अमाउंट हो जो कि हमारे लिए एग्जाम्शन मिले और हम उस अमाउंट को छोड़ रहे हो कहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड है तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेज है, LTC अगर आपने ली है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर आप फॉरेन के अंदर रह रहे हैं यानी विदेश में ड्यूटी के लिए गए हैं और आपको फॉरेन अलाउंस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है, फुली एग्जेम्प्टेड है। तो इस PDF फाइल को आप देख सकते हैं अच्छे से ताकि आपका कोई अमाउंट छूट न जाए। बाकी मैंने लगभग कवर कर दिए हैं। इसमें एक और बता देता हूँ आपको, जो 21 नंबर कॉलम जो TPT का दिखाया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये है, ये बंद कर दिया गया है। ये PDF थोड़ी पुरानी है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 21 नंबर कॉलम को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मिल रहा है 50,000 रुपये, और एक अमाउंट था नीचे वाला 31 नंबर कॉलम का। इस अमाउंट को और TPT वाला जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बंद करके 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन चालू कर दी गई है। तो इस अमाउंट को आप ना दिखाएं। तो जितने एग्जाम्शन थे वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हम 16 फॉरम के ऊपर। 16 फॉरम से पहले हम फॉरम को ओपन कर लेते हैं साइट वाले को, उसमें उसको आगे उसको कंफर्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। आप समय पे इसको सेव करते रहिए ताकि टाइम एक्सपायर ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको दोबारा से वही डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया। इसके बाद में नीचे आना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये अमाउंट मैंने सब फिल कर दिए। इसके बाद में 3 नंबर कॉलम आ जाता है टोटल डिडक्शन, तो इस वाले कॉलम पे आ जाते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम का पूरे फिगर हम जैसे भर देते हैं, उसके बाद में जो टोटल डिडक्शन वाला कॉलम है उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे जाने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा शो ऑल डिडक्शन, इसको हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे शो ऑल डिडक्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आपके ऊपर यहाँ पर अमाउंट अगर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला एरिया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसमें आपको फिगर भर देना है। अभी हम क्या करते हैं, 16 फॉरम को ओपन कर लेते हैं। अब 16 फॉरम के अंदर आप देख सकते हैं जो मेरे ATC के अमाउंट में है, तो आप देख सकते हैं GPF DCPS का है 62,309 रुपये, GIS का 720 रुपये है, LIC वगैरह है 39,188 रुपये है। तो यही अमाउंट है जो कि मैं ATC के अंदर दिखा सकता हूँ। लेकिन अब इसमें ATC के अंदर दिखाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो एक मैं आपको PDF है उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कौन कौन से अमाउंट ATC के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है PPF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, PF अकाउंट है, सुकन्या है, LIC है। इसके बाद में आपके ट्यूशन फीस वगैरह हो गई, या आपने कोई FD वगैरह करवा रखी है, तो ये सब हैं। ये 1,50,000 के अंदर आप इसकी एग्जाम्शन ले सकते हैं। एक अमाउंट बचता है कि ये जो DCPS का अमाउंट जो दिख रहा है 62,309 रुपये, इस अमाउंट को आप ATC के अंदर इस कॉलम के अंदर ना दिखाएं, इस 62,000 रुपये को आप दिखाएं इसके अंदर ATCCD1, ये वाला, ये जो दिखा है यहाँ पे दिखाना है आपको। इसमें क्या लिखा है, ATCCD1B सेल्फ एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू NPS, यानी कि हम NPS के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी आपको 50,000 रुपये की एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर आप उस अमाउंट को ऊपर वाले में दिखा देंगे तो आपको 1.5 लाख रुपये तक की एग्जाम्शन मिलेगी, लेकिन आप इस कॉलम में दिखाते हैं तो 50,000 रुपये की आपको एडिशनल
एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो ऊपर वाला जो 1,50,000 है वो कवर हो जाता है, लगभग सभी का कवर हो जाता है, क्योंकि सभी ट्यूशन फीस में पैसे बहुत लगाते हैं। LIC लगभग सभी के 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक के LIC करवा रखे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में भी पैसे डाल रखा है। और तो मतलब यानी कि 1,50,000 रुपये के तक के लगभग उसमें हो जाती हैं। इस अमाउंट के अंदर ऐसे किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगा जाता है सभी के पास, और वैसे कोई गलत अमाउंट भरता भी नहीं है, क्योंकि सभी की सेविंग होती है इतनी, अक्सर 1,50,000 की सेविंग होती है। तो आप 1,50,000 रुपये इस कॉलम के अंदर डाल दीजिए। तो जैसे मैं इसमें ATC वाला कॉलम है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही 1,50,000 रुपये डाल सकते हैं। आप एडिट पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपये डाल देने हैं। अब बात रहेगी कि जो अमाउंट था DCPS वाला उसको कहाँ दिखाना है, तो 62,309 रुपये हैं। तो उस अमाउंट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है यहाँ पर, ATCCD 1B। तो इस कॉलम के अंदर आपको ये 50,000 रुपये डालने हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर देना है। जैसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 62,309 रुपये। जितना भी आपका अमाउंट है उतना आप इसमें डाल दीजिए, आपको 50,000 की एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपको 50,000 की एग्जाम्शन मिल रही है। ये सब होने के बाद में आपको मैं और भी कॉलम बताता हूँ कि जिसमें आप दिखा सकते हैं। तो इसमें एक ATD का कॉलम है। ATD कॉलम के अंदर आपको 5,000 रुपये सेल्फ मेंटेनेंस के एग्जाम्शन मिलती है, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से मानते हैं। तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये डाल देना है। इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, यहाँ ऊपर करना है इसमें, और यहाँ पर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 रुपये का अमाउंट डाल देना है और नीचे इसको सेव कर देना है। तो आपको ये एग्जाम्शन मिल चुकी है। उसके बाद में भी कुछ अमाउंट बच जाते हैं जिनको हमें और दिखाना है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे आप यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है ATG। तो ATG के अंदर कौन से कॉलम होते हैं, जो आप डोनेशन वगैरह करते हैं तो वो ATG के अंदर आते हैं। एक है ATGGA, इसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली साइंटिफिक रिसर्च। इसमें हम तो ऐसे कोई करते नहीं हैं, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूट किया है तो आप डाल दीजिए। ATTTA ये होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। काफ़ी मेरे से पूछते भी हैं कि सर इस अमाउंट को हम कहाँ दिखाएं, हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, तो भाई वो अमाउंट इसी कॉलम में दिखाया जाता है, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, ATCCC पेमेंट इन रेस्पेक्ट पेंशन फंड का पेमेंट, ये सब कवर हो गए थे, ATC के अंदर हो चुके हैं सारे। ATDD में आ जाते हैं। ATDD में क्या होता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनका जो अमाउंट होता है ट्रीटमेंट का, वो इसमें आता है। अमाउंट कितना इसमें एग्जाम्शन मिलती है उसको मैं बता देता हूँ। तो ATDD के अंदर आपको 1,25,000 रुपये तक की एग्जाम्शन मिलती है, अगर कोई आपका फैमिली पर्सन डिसेबल है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड है ATDDB, इसमें होता है स्पेसिफाइड डिसीज, यानी कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है जो लाइलाज बीमारी होती है, तो उनके लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसका कॉलम है वो होता है ATDD, इसमें जो छूट है 80,000 रुपये तक की आपको छूट मिल जाती है। इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, वो अमाउंट डाल देना अगर आपका कोई परिवार में ऐसा पर्सन है तो। ATEE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन,
एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर आप ये अमाउंट डाल सकते हैं। ATEE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अगर आपने लोन लिया तो वो इसको सिलेक्ट करना है, यानी सभी में क्लियरली अच्छे से लिखा हुआ है तो आप दिखा सकते हैं। फिर है ATEEA डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये भी है। ATEU डिडक्शन इन रेस्पेक्ट परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर इलेक्ट्रिक आपने गाड़ी बाई की है उस पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। ATG डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने डोनेशन किया है किसी इंस्टीट्यूशन को तो उसका यहाँ पे आपको ATG में दिखाना है। फिर है ATGG रेंट पेड, ये कॉलम आता है, इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है 60,000 रुपये के, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये एग्जम्पशन, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट आपसे नोटिस देके मांग सकता है। तो यहाँ पर अगर आप रेंट पे रहते हो या आपके परिवार रहता है रेंट पर तो आप इसको दिखा सकते हो, 60,000 रुपये की एग्जम्पशन दिखा सकते हो। जैसे कि मेरे केस में है मैंने, तो मैं इसमें इसको सिलेक्ट करूँगा और इसमें 60,000 रुपये की एग्जम्पशन मैं इसमें डालूँगा। आप लोग अगर रेंट पेड कर रहे हैं तो आप इसमें दिखा सकते हैं। इसको ऐड कर देना है। इसके बाद में आपको चेक कर लेना है कि ऐसा कोई कॉलम तो नहीं बच गया है। एक कॉलम और बचता है ATU इन केस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इस कॉलम जो ये कॉलम होता है ATU का, इसमें आप देख सकते हैं डिडक्शन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकली डिसेबिलिटी मैक्सिमम डिडक्शन 1,25,000 रुपये की इसके अंदर भी आपको मिल जाती है। तो इस अमाउंट को भी आप उसके अंदर कॉलम में दिखा सकते हैं। यह सब होने के बाद में आपको इसको कंफर्म कर देना है, तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद में जो तीसरा कॉलम है वो टैक्स पेड का जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कई दोस्त हैं वो पूछते हैं कि सर चार्जेबल अंडर हेड सैलरी के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट है यही अमाउंट उसके अंदर आता है। ठीक है, 9,42,310 रुपये। अब क्यों आता है आप देख सकते हैं इसके अंदर, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इस कारण वो अमाउंट यही अमाउंट इसमें आता है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, यानी 3 नंबर कॉलम कौन सा, नेट सैलरी -4 का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 की जो अमाउंट लेस हो जाती है उसके बाद में ये अमाउंट हमारा बच जाता है। ठीक है, तो ये जो 9,42,310 रुपये है यही कॉलम उसके अंदर वहाँ पर आएगा। तो इसको याद रखें, नोट कर लें इस पहले, ताकि वहाँ पर भरते समय आप फिगर ना भूल जाएं। तो 9,42,310 रुपये हैं वो इसके अंदर आपको डालना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो डिडक्शन, इस पे आना है, इसको टिक मार्क करना है और आपको एडिट कर देना है। और यहाँ आपको जो अमाउंट था वो यहाँ डालना है 9,42,600, जो अमाउंट था वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब नीचे आगे आ जाता है कि टोटल टैक्स डिडक्टेड। अब टैक्स कितना आपका कटा है, तो भाई आप टैक्स कितना कटा है वो आप अपने 16 फॉर्म को देख लीजिए, और 16 फॉर्म के अमाउंट को आप हमेशा
26A फॉरम से पक्का मिलान करें, काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप किस तरीके से मिलान कर सकते हैं। तो जो मेरे में जो टैक्स कटा है वो कटा है 73,152 रुपये। तो मैं यही अमाउंट इसमें डालूँगा। नीचे 73 नहीं है, इसमें 2,926 रुपये हेल्थ एजुकेशन के भी ऐड करने हैं, तो 76,078 रुपये हैं। तो इस अमाउंट को मैं यहाँ पर डाल दूँगा। 76,158 ये अमाउंट डालने के बाद में हम आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। अभी जो प्रोसेस बची है वो इसको हमको फॉर्म को चेक करना है और आगे इसको एक नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी है, इसमें आपका जो भी आपने भरा है वही चीज़ें इसमें शो करता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी बची हुई है। बाकी फॉर्म का जो फिगर भरने के जितने कॉलम थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट रिफ़ंड होने वाला है, कितना आपका अभी आपको और देना है। जैसे मेरे में है टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट में 47,000 रुपये मेरे कट रहे हैं 76,000 में से, और जो मेरे को रिफंडेबल अमाउंट है वो अमाउंट आगे शो करेगा। उस अमाउंट की भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर शो करता है। आपको कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ये सब टिक मार्क हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आएगा रिफ़ंड अमाउंट। रिफ़ंड मेरे को कितना हो रहा है 28,840 रुपये। जो मैंने जितना मेरा 16 फॉरम था और जितने मेरे पास अमाउंट थे उस हिसाब से मेरे को इतना रुपया ही रिफ़ंड हो पा रहा है। बाकी मेरे को देना पड़ रहा है 47,320 रुपये। तो आप भी इस तरीके से मैंने आपको जितने कॉलम बताए थे वो कॉलम आप सही से भरिए, ताकि आपका जो एग्जाम्शन है जितना आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। आपको तरीके मैंने सारे बता दिए हैं। आप किसी दूसरे से भराएंगे तो मैं आपको उनके भी बता देता हूँ क्या क्या करते हैं वो। इस वीडियो तो थोड़ा लंबा हो ही रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ। आप किसी और से भरवाना कभी, और एक मैंने जो बताया है उस चीज़ को आप मैच करना, क्योंकि कई मेरे को भाई लोग कमेंट करते हैं कि बोला मेरा भाई तो पूरा सर रिफ़ंड करवाता है, आपके तरीके से तो मैं रिफ़ंड ही नहीं कर पाता हूँ, पूरा मेरा पैसा ही नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर होता क्या है कि आप किसी दूसरे से भराओगे आपसे 16 फॉरम तक नहीं मांगता। अगर गलती से मांग भी लेता है तो आपको नहीं पता कि वो क्या फिगर भर रहा है, कहाँ कहाँ वो अमाउंट दिखा रहा है, आपको नहीं पता है। अब वो अमाउंट कहाँ दिखाते हैं, कहाँ गड़बड़ करते हैं, वो मैं बताता हूँ। 16 फॉरम में ग्रॉस सैलरी होती है, जैसे मान लीजिए आपकी 9 लाख रुपए है, वो क्या करेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो वहाँ अमाउंट कर देंगे 8 लाख रुपए, 7,50,000, यानी कि 1 लाख रुपए ऐसे ही हवा में उन्होंने गायब कर दिया। ठीक है, अगर नोटिस आएगा तो आपके नाम आएगा, भरने वाले के नाम पे नहीं आएगा। उसके बाद में वो क्या करते हैं, जो डिसेबल वाला हो गया, ट्रीटमेंट वाले अमाउंट हो गए, ट्रीटमेंट का कॉलम है उसमें दिखा देंगे 1,25,000 रुपये। तो आपका तो पूरा रिफंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म भरा गया है किसी के द्वारा वो गलत फॉर्म भरा गया है, इसलिए आपका पूरा रिफंड हो पा रहा है। यही समस्या है। अगर आप अपने खुद से भरेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितना अमाउंट रिफंड हो रहा है। अगर आप खुद से थोड़ी सी गलती भी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा आगे फ्यूचर में अगर मेरे को नोटिस आएगा तो इसी कॉलम पे आ सकता है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है। अब वो भरा है तो आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा नोटिस किस बाबत में, अगर नोटिस का आप जवाब भी नहीं दे पाओगे उस टाइम, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, वो पूरा पैसा लेके ही मानेगा। तो इसलिए यही तरीके होते हैं कि वो गलत भरते हैं, गलत तरीके से भरते हैं, तो इस कारण उनका पूरा रिफंड अमाउंट दिखाता है। आप भी कर सकते हो उस तरीके से, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर अपना नोटिस आएगा तो उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रीव्यू एंड रिटर्न के ऊपर टैप करना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे टिक मार्क करना है और नीचे जाके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे करना है।
यहाँ पर सेम आपका फॉर्म जैसा ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको चेक कर लेना है, पूरा क्रॉस चेक करना है इसको कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। उस चीज़ों को चेक करके और नीचे लास्ट में आना है आपको, और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वैलिडेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका वेरीफाई करने की बोलना, ई वेरीफाई कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर से आप कर लीजिए, आपको OTP आएगा और ई वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपका ई वेरिफिकेशन के बाद में आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो यही एक छोटी सी प्रोसेस थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के माध्यम से मेरे को उम्मीद है कि आपको जितने भी कॉलम, जो भी ITR संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो शायद पूरे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।